कॉल बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह नवीन ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी को चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देखकर नवीन को ज़रा भी खुशी नहीं हुई। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए वह बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा है। काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर दो तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए नवीन ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह नवीन के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। थोड़ी देर में दीप्ति ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। नित्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब नवीन एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो नित्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर नवीन के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब नित्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा भी बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर नित्या को खिलाती रहती। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त नित्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, पर मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही नित्या अपने दादा दादी देखा करती थी। जाते वक्त नवीन ने घर का पता देते हुए कहा था कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से नित्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और वे जी भरकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, दीप्ति की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और नित्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार न पड़ जाए। नवीन ने कहा, मुझे क्या पता था कि ये सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से नवीन के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इसी कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार नवीन ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू के पराठे खिलाए थे, इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी नवीन उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा, ऐसा वे सोचे बैठे थे। मम्मी की तेज आवाज़ में नित्या नित्या सुनकर डरते हुए नित्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही नवीन हॉल में उनसे मिलने आया, तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। नित्या की पसंद के नमकीन मास्टरनी जी अपने हाथों से बनाकर गांव से लेते आई थीं। एक पुराने पॉलीथिन में नमकीन वहीं टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं चुन्नू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये हरिजन का लड़का चुन्नू है। वह नाली और मैला साफ करने का काम करता था। चुन्नू के हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को ऐतराज था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे चुन्नू को चुपचाप उसके घर पर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर चुन्नू की बीबी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन दोनों बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। चुन्नू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही तो हूँ। फिर चुन्नू अस्पताल में नंबर लगा आया। चुन्नू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही
चुन्नू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माँ ही हैं। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ चुन्नू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के चुन्नू को भी माँ मिल गई थी। एक बूढ़ी बांझ औरत की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।